नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द सुधांशु शो में। जी हाँ, आप मुझे शायद पहचान गए होंगे मेरी आवाज़ से। वैसे मैं अब अपना पूरा परिचय थोड़ा सा बस मास्क हटा करके करा देता हूँ कि जी हाँ, मैं हूँ वही पुराना द सुधांशु शो का होस्ट और आपका दोस्त। अभी आ चुका हूँ ये एस्ट्रोनॉट जैसे कपड़े पहने हुए। जी हाँ, ये है मेडिकल डिवाइसेस का एक क्लीनिंग रूम में मैं हूँ और अभी तक कुछ ऐसा ख़ास है इस शो में कि मुझे इस तरह के कपड़े पहनने पड़े। एक्चुअली पहले क्या था कि पहले हम लोगों को चोट वगैरह लगती थी और कहीं बोन फ्रैक्चर हो जाता था तो वहाँ पे एक एलिज़ारो टेक्निक से उसका सर्जरी की जाती थी डॉक्टरों के द्वारा। बाद में फिर और दिन बीते, नई नई खोजें हुई और उन खोज के बाद फिर इम्प्लांट का चलन आ गया। यानी कि वो एलिज़ारो के बाद वो इम्प्लांट्स लगने लगे। कहीं बोन टूट गई है हाथ में या पैर में या कहीं भी रिब्स में, कहीं पे भी कोई इस तरह की सर्जरी करानी हुई तो कुछ ऐसे विदेशी कंपनीज़ के या फिर बाद में इंडिया में भी बनने लगे और कुछ ऐसे इम्प्लांट वगैरह आने लगे कि उसको डाल करके और आपकी सर्जरी हो जाती है और आप अपना काम सुचारू रूप से चलने लगता है। लेकिन फिर बाद में दिन बीता, लोगों को फिर अनकम्फर्ट फीलिंग होने लगा। जी, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। बिल्कुल यही बात यहाँ पे भी हुई कि जब कभी भी एमआरआई कराना होता है तो फिर वो इम्प्लांट को निकालना पड़ता है। वहाँ पे कुछ डिस्कम्फर्ट फील हुआ पेशेंट्स को, तो अब फिर उसको अगर सर्जरी करा करके इम्प्लांट डाला गया है तो उसको सर्जरी करा करके दोबारा निकालिए तो उसमें प्रोसेस वही लग जाता था, टाइम उतना ही लग जाता था, चोट और दर्द उतना ही लग जाता था। तो फिर इसके लिए कुछ नए ईजाद किए गए और अभी में कुछ एक नए तरह का एक सीमेंट आया हुआ है। जी हाँ, कुछ बोन सीमेंट है और वो बोन सीमेंट क्या है, इसके लिए हमारे साथ हैं कुछ विशेष हमारे अतिथि आज के। तो आप पहले तो अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम सौमित्र सहाय है। मैं इस हेल्थ केयर स्टार्टअप का डायरेक्टर हूँ। तो पहले अब मास्क हटा करके थोड़ा सा बताएं तो हमारे दर्शक भी समझें कि अभी हम लोग कहाँ पे हैं। जी, ये हमारा क्लीन रूम है। यहाँ पे अभी प्रोडक्शन नहीं हो रहा, इसलिए हम लोग यहाँ परमिटेड हैं ऐसे आने के लिए। जी, यहाँ पर हम लोग बायोडिग्रेडेबल एंटीबायोटिक बोन सीमेंट बनाते हैं। अच्छा। जो कि जितने भी शरीर के अंदर जो इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिसमें अंदर में ऑस्टियोमाइलाइटिस उसको कहते हैं इंग्लिश में, मवाद ववाद आने लगता है। जी जी जी। तो अभी क्या होता था सिस्टम कि उसको पेशेंट को, जैसे BHU जैसा हॉस्पिटल है, वहाँ पे 3 हफ्ते के लिए लेटा दिया जाता था और वैक मशीन से उसका पस निकलता जाता था। जी, शक्कर। हम लोग जो यहाँ बनाते हैं वो ऐसा है कि उसमें आप कोई भी लोकल एंटीबायोटिक जो पेशेंट की बॉडी को सूट करे उसके साथ मिक्स करके उसकी बीड बन जाएगी। OT के अंदर ही आप पेशेंट के इन्फेक्टेड एरिया में डाल दीजिए और 21 दिन के अंदर में वो पूरी तरह से गल जाएगा। जितनी भी एंटीबायोटिक है वो पूरी तरह से बॉडी में रिलीज़ हो जाएगी इन्फेक्टेड एरिया में और उसको जो ऑस्टियोमाइलाइटिस है उसको पूरी तरह से क्योर कर देती है। अब हम आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक बार फिर से बताइए कि ये बोन सीमेंट कैसे काम करता है, हमारे दर्शकों को बताइए आप। जी, ये बोन सीमेंट, इसको बायोडिग्रेडेबल ड्रग डिलीवरी करियर कहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की एंटीबायोटिक ड्रग आप लोड कर सकते हैं जो पेशेंट की बॉडी को सूट करे। कई लोगों पर मॉक्सीसाइक्लिन सूट करती, कई लोगों को एजिथ्रोमाइसिन सूट करती, उस हिसाब से। तो वो टेस्ट OT में डॉक्टर करते हैं, हमें बताते हैं कि ये वाली एंटीबायोटिक के साथ जाएगा। तो ये 10 से 15 मिनट में वो एंटीबायोटिक डाली जाती है, ये सेट हो जाता है, उसकी बीज बन जाती है और फिर उसको इन्फेक्टेड एरिया में डाल दिया जाता है। घुटने के ऑपरेशन के दौरान भी डाल दिया जाता है। जिन लोगों को वो डायबिटिक का हिस्ट्री है या डायबिटीज़ है, उनकी इम्यूनिटी में उनके ऑपरेशन के समय में इन्फेक्शन होने की सबसे ज़्यादा चांसेस होती हैं, तो उनके लिए तो स्पेशली इसको यूज़ किया जाता है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो अभी आपने बोन सीमेंट्स का बताया तो ये अभी क्या इंडिया में अभी कहाँ कहाँ बनता है? ये इंडिया का पहला DCGI अप्रूव्ड प्लांट है, क्लास C क्लास D। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इसको बनाते हैं। वैसे ये एक इम्पोर्टेड कंपनी का भी आता है। अच्छा। लेकिन उसका बहुत एक्सपेंसिव होता है। अच्छा, अगर हम खर्च की बात करें तो कितना अंतर हो जाता होगा? वो उसका 5 cc समझ लीजिए करीब 25,000 के आसपास हो देता है। 5 cc? 5 cc, हाँ। और हमारी प्रोडक्शन में 5 cc उससे 50% से भी लेस हो जाती है, 50% उससे कम पड़ जाती है। जी, 10-12 हज़ार में मतलब हो जाता है। 10,000 हाँ, पेशेंट को टू द पेशेंट कॉस्ट। टू द पेशेंट। आपको कैसे लगा कि बोन सीमेंट बनाना चाहिए या फिर कहीं से ऐसा साल ढूंढना चाहिए जो कि आगे की जनता के लिए बहुत अच्छी चीज़ हो?
जी मैंने बाहर पढ़ाई की है विदेश में। वहाँ पर एक सब्जेक्ट मैंने पढ़ा था कॉमर्शलाइजेशन ऑफ पेटेंटेड टेक्नोलॉजीज़। उसमें ये हम लोग को सिखाया गया था कि कोई भी सबसे पहले मार्केट में प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके सॉल्यूशन पे काम कीजिए, उस सॉल्यूशन से संबंधित जहाँ जो टेक्नोलॉजी है उसको पकड़ो, उस पर रिसर्च करो। तो इससे संबंधित जो हमको टेक्नोलॉजी मिली वो IIT-BHU में मिली। एक एम्स में IMS-BHU के भी डॉक्टर थे प्रोफेसर रस्तोगी, उन्होंने हम लोग को क्लिनिकल गाइडेंस बहुत दिया, ट्रायल करने में बहुत मदद की। और एक प्रोफेसर प्रदीप श्रीवास्तव हैं जो बायोकेमिकल के हेड हैं, उन्होंने इसमें हमको, वो भी IIT-BHU के, उन्होंने इसमें हम लोगों को बहुत मदद की। तो वहाँ से हम लोगों ने मतलब टेक्नोलॉजी उनसे लिया, क्लिनिकल गाइडेंस उनसे लिया और कॉमर्शलाइजेशन पार्ट मैंने देखा। तो इस तरह से करके एक टीम बनी। इसके लिए हम लोग थोड़ा शुरू में एफर्ट किए कि हम लोग किस आजकल ये स्टार्टअप इंडिया की जो गवर्नमेंट चला रही है उसके माध्यम से बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे IIT-BHU हो गया, IIT कानपुर हो गया, इसके दरवाजे हम लोग जैसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए खुल गए हैं। आप जाइए तो वहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर होता है, आपको वहाँ पे एक्सपर्ट मिल जाता है, आपकी इंडस्ट्री का, आपकी टेक्निकल टीम का, आपको मौका मिल जाता है उनसे डिस्कस करने का। फिर वहाँ से सिलसिला शुरू हो जाता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का। माली अगर फीमर की बात करते हैं, फीमर अगर माली फ्रैक्चर हो गया तो इसका खर्च कितना आता है फीमर फ्रैक्चर में? ऑलमोस्ट मतलब एक अप्रॉक्स पूरे ऑपरेशन में? हाँ, पूरे ऑपरेशन में इसका खर्च आता है करीब 30 से 40 हज़ार रुपये आएगा। 40,000 रुपये। और अगर हम बोन सीमेंट की बात करें तो बोन सीमेंट कितने का खर्च आएगा? बोन सीमेंट आपका मैंने जैसा कि बोला कि 10-15 के बीच में आपका हो जाएगा। 10 से 15 हज़ार में? 10 से 15 हज़ार में, हाँ, वो डाल के। लेकिन उसमें ये है कि आप जब एक बार कोई ऐसा इम्प्लांट डालते हैं जिसको कि बाद में रिवीजन सर्जरी करके निकालना पड़े, तो वो डबल खर्चा हो गया ना पेशेंट के ऊपर। जी जी जी। इसमें आपको वो ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि बोन सीमेंट जाता है तो वो पेशेंट क्या उसकी रिकवरी फास्ट होती है? हाँ, इम्प्लांट की तुलना में? हाँ, फास्ट होती है। इम्प्लांट की तुलना में फास्ट होगी और बाद में निकालने का खर्चा नहीं है। खर्चा नहीं है, हाँ, 3 से 4 हफ्ते में गल जाएगा वो। अच्छा, डिजॉल्व भी हो जाएगा? डिजॉल्व होता है, हाँ, तभी तो वो एंटीबायोटिक रिलीज करता है। अच्छा, यानी कि बोन सीमेंट डाला, बॉडी के अंदर वो गया और बॉडी के अंदर वो डिजॉल्व होगा और वो रिलीज करेगा। हाँ, वो जैसे जैसे गलेगा वैसे वैसे जो एंटीबायोटिक उसमें लोड की जाती है वो उसको रिलीज करता है उस एरिया में, इन्फेक्टेड एरिया में बॉडी। बाद में कोई इन्फेक्शन इस तरह के चांसेस? नहीं, अभी तक हम लोग 6,000 से ऊपर के केसेस के करा चुके हैं। हमारे पास ऐसा कोई केस नहीं आया जिसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन आ गया। क्या बात है। तो अभी बात चल रही थी हमारी तो कि इस उम्र में जबकि खेलना कूदना चाहिए तो इतनी जिम्मेदारी वाला और ये क्लीनिंग रूम वगैरह और ये सारा सेटअप, तो कैसे मतलब अब बुरा नहीं लगता कि यार खेलने कूदना चाहिए, सिनेमा देखना चाहिए, तो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं? नहीं सर, हमारे इस कंपनी में जो मेंटर्स हैं टेक्निकल जैसा मैंने बताया, प्रोफेसर प्रदीप, प्रोफेसर रस्तोगी, इन लोगों ने बहुत गाइडेंस किया, इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। इस तरह का प्लांट तो यहाँ तो कभी लगा ही नहीं था, तो मैंने गुजरात में जाके देखा। अच्छा। हाँ, वहाँ पे इसकी बहुत मैन्युफैक्चरिंग होती है, मतलब इस टाइप के सेटअप की होती है। ये प्रोडक्ट नहीं बनता, लेकिन इस टाइप का प्लांट कैसा होता है क्लीन रूम, ये मैंने वहाँ जा करके देखा, बड़ौदा में, अहमदाबाद में, तो वहाँ से मुझे आइडिया होना शुरू हुआ। अच्छा, ये बताइए कि अभी हम लोग इस क्लीनिंग रूम में हैं, तो इसमें ये जो पीछे हमारी मशीन्स लगी हुई, इसके बारे में ज़रा सा आप बताएं। ये सब प्योर SS ब्लेंडर हैं। इसमें जब हम लोग रॉ मटेरियल प्रोसेस करके लाते हैं तो फिर इसमें डाल देते हैं। ये प्योर SS बॉडी होता है, इसमें कहीं जंक वंक नहीं लगता है। और फिर उसके बाद ये ब्लेंडर उसको घुमा के उसको रोटेट करके उसकी मिक्सिंग प्रॉपर हो, इक्विवेलेंट मिक्सिंग हो, बराबर की मिक्सिंग हो, उसमें ये इंश्योर करता है। फिर यहाँ से प्रोड्यूस निकल करके इसमें जाता है। फिर हमारे पास ये ऑटोमेटिक ऑगर है, इसमें हम लोग उसकी फिलिंग करते हैं। अच्छा, तो कोई आदमी काम करता है या फिर इसमें दो लोगों से ये प्रोडक्शन चल जाता है, क्योंकि ये स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट में, जैसा कि आप देख सकते हैं, कोई गंदगी नहीं है, कोई वेस्ट नहीं निकलता है यहाँ से। अच्छा, वेस्ट नहीं। हाँ, इसका कंसेप्ट ही वैसा होता है। और इस क्लीनिंग रूम में जब ये प्रोक्योरमेंट आप कर लेते हैं, फिर इसके बाद प्रोडक्ट कहाँ जाता है? इसका प्रोडक्ट गामा स्टरलाइजेशन में जाता है। अच्छा। तो गामा स्टरलाइजेशन के 2 प्लांट हैं, एक दिल्ली में है, एक बड़ौदा में। हम लोग बड़ौदा भेजते हैं। अच्छा, गुजरात। तो बड़ौदा जाता है और फिर वहाँ से वहाँ हम फाइनल फिनिशिंग यहाँ करके दे देते हैं। अच्छा। फिर स्टरलाइजेशन के लिए स्टरलाइजेशन के लिए वहाँ जाता है, फिर वो वहाँ से आपके पास आता है? हाँ, फिर वहाँ से वो रेडी टू द मार्केट हो जाता है। अच्छा, ये बताइए कि आपको पेशेंट आप कैसे सर्च आउट करते हैं, कैसे आपको पेशेंट कैसे मिलते हैं? हम पेशेंट नहीं, हम हॉस्पिटल सर्च आउट करते हैं। अच्छा। हॉस्पिटल्स में इस तरह के पेशेंट्स आते हैं,
तो हम हॉस्पिटल्स के पास जाते हैं, उनको बताते हैं कि भाई आपके पास इस तरह के इन्फेक्टेड पेशेंट्स आए हैं या इस तरह के फ्रैक्चर्स आए हैं जो नहीं यूनाइट हो रहे हैं, तो आप उनमें इसको यूज़ करिए, तो फिर वहाँ से हमें ट्रैक्शन मिलना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसके लिए क्या जो डॉक्टर्स होते हैं जो इस तरह की सर्जरीज करते हैं, तो इसके लिए क्या कुछ एक्सपर्टाइज की ज़रूरत है या फिर ये नॉर्मली न्यूरोसर्जन जिसको यूज़ करते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन यूज़ करते हैं और प्लास्टिक सर्जन यूज़ करते हैं। ये 3 फील्ड में ये मेडिकल साइंस की यूज़ होता है। जी। तो आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको अभी फ़िलहाल में कहाँ से मिल रहा है? अभी तो ऑर्थोपेडिक्स में मिल रहा है, क्योंकि ऑर्थोपेडिक्स के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज पर है जी। और इन्फेक्शन के, ऑर्थोपेडिक इन्फेक्शन के खाली 7.5 करोड़ पेशेंट हैं भारतवर्ष में। अच्छा, हाँ, तो वहाँ से काफ़ी डिमांड आती है इसकी। और सप्लाईज़ की अगर हम बात करें तो आप लोग सप्लाईज़ कहाँ तक करते हैं? अभी हम लोग 18 स्टेट्स में हमारे डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, तो कर्नाटका में है, केरल में है और कश्मीर में भी है हमारा डिस्ट्रीब्यूटर। तो टोटल 18 स्टेट्स हम लोग कवर कर रहे हैं। और आगे आप लोगों की इस फील्ड में क्या प्लानिंग है? इस फील्ड में देखिए, ये तो एक तरीके से ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप हो गया। अब हम लोग 3D प्रिंटिंग दिशा में मूव करना चाहते हैं। 3D प्रिंटिंग काफ़ी एडवांस्ड होती है और वो कस्टमाइज होती है। जिस प्रकार का फ्रैक्चर होता है ठीक उसी प्रकार का, उसी एरिया का उतना मिसिंग फ्रैक्चर पार्ट का बोन ग्राफ बना के आप पेशेंट को दे सकते हैं, वो लग सकता है। तो उससे और जल्दी रिकवरी होगी, क्योंकि अभी यहाँ पे जो रूल है, जैसा कि आपने बताया कि वो जो प्लेट्स रॉड लगती है वो 1 साइज़ फिट्स ऑल है। ये यूरोपियन रूल है, ये भारत का रूल नहीं है। तो कोई एक साइज़ बनता है, अब उसी में वही सब पे फिट करवा दिया जाता है। भले ही हमारा ढांचा कुछ और हो, यूरोप के लोग 6 फीट के होते हैं, हमारे यहाँ एवरेज हाइट 5.5 फीट। 5.5। तो हम लोग को भी उन्हीं की डिज़ाइन का सब लगता है इम्प्लांट। तो अब हम लोग को 3D प्रिंटिंग के एरिया में जा करके ये प्रॉब्लम भी उसमें एलिमिनेट हो जाती है। यानी कि इसमें तो जितना आपको मटेरियल चाहिए आपको उतना ही डालना है, एज पर द पेशेंट, एज पर द ग्राफ। हाँ, फ्रैक्चर बिल्कुल, एज पर द फ्रैक्चर कितना कट है, कितना टूटा हुआ, उसी के हिसाब से। तो इसके लिए क्या जो डॉक्टर्स इस तरह का काम करते हैं, इस तरह के प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, उनके लिए क्या स्पेशल ट्रेनिंग वगैरह भी होती है या फिर नहीं? तो ये एक्चुअली ये सर्जन का सर्जरी टाइम बहुत बचा देता है। अच्छा, इस तरह का जो कस्टमाइज 3D प्रिंटिंग होती है, अब सर्जन को उसमें ज़्यादा अपनी तरफ से फिर परेशान नहीं होना पड़ता, क्योंकि पहले उसका जो एक्सरे होगा उसी के जितना उनको फ्रैक्चर दिख रहा है उसी के आधार पर वो तैयार होता है और उसी के आधार पर वो दिया भी जाता है। जी। मशीन पे, सियाम मशीन पे जब पेशेंट का जो वो इम्प्लांट्स वगैरह लगते हैं तो बहुत कई लोग मिलके खींचते हैं, उसको सीधी की करते हैं हड्डी को, या फिर मशीन के थ्रू उसको सीधा किया जाता है। तो ये बताइए कि ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि जब अगर हम केमिकल डालेंगे, जब हम सीमेंट डालेंगे तो सीमेंट को कैसे हम टाइट करेंगे या फिर मोटा पतला करेंगे या फिर खींचेंगे, वो कैसे संभव है? वो उसमें देखिए, जितना बड़ा एरिया होता है, जो इन्फेक्टेड एरिया होता है, वो 10 mm का भी हो सकता है, 25 mm का भी हो सकता है, 100 mm का भी हो सकता है, मैं अगर इन्फेक्शन एरिया की बात करूँ तो, और उससे कम भी हो सकता है। तो जो सीमेंट जो होता है वो जब सेट होता है तो वो बीड्स के फॉर्म में बन जाता है। 3 mm, 5 mm, 4 mm बीड्स, इतनी बड़ी बड़ी बीड्स, छोटी छोटी गोलियाँ बन जाती हैं। हाँ, गोलियाँ टाइप होती है, टैबलेट टाइप आप समझ लें जी। उसको वहाँ पे फिर डाला जाता है। तो अब अगर एक हमारे एवरेज पैक में 180 बीड बन रही है और इन्फेक्टेड एरिया छोटा है, तो उस हिसाब से 25-30 फीट 40 बीड्स डाल दिया जाएगा। बाकी जितनी ज़रूरत होगी उतना ही डाला जाता है, बाकी छोड़ दिया जाता है। और अगर हम रिकवरी का टाइमिंग की बात करें तो अगर मान लीजिए अगर एक फीमर का पेशेंट जिसकी जांघ की हड्डी टूटी हुई है, तो वो कितने दिन में ठीक होता होगा? चलने लायक कितने दिन में काबिल होता होगा, मतलब अपने पैर पे वजन दे सके? देखिए, वो तो डिपेंड करता है कि जो बाकी स्टील रॉड का जो इम्प्लांट लगा है वो कितना टाइम ले रहा है उसको हील करने में। बट मैं अगर अपने इसकी बात करूं, जो इन्फेक्शन की बात है, तो वो जैसा कि मैंने कहा वो 3 से 4 हफ्ते में पूरी तरह से गल जाएगा। 15 दिन बाद पेशेंट को स्वेलिंग ख़त्म हो जाती है, पस आना बंद हो जाता है, तो 15 दिन बाद से पेशेंट को रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। जो नॉर्मली ऐसे पुराने समय में 3-3, जैसा मैंने कहा कि 3-3 हफ्ते 4-4 हफ्ते तक बेड पर लेटा करके वैक मशीन से खींचा जाता था, पस आ रहा है, वो चीज़ तो जल्दी इसमें 10 से 15 दिन में आपको रिजल्ट दिखने लगता है। न्यूरो सर्जरी में सर्जन्स कैसे लाभ उठा सकते हैं इस बोन सीमेंट का? न्यूरो सर्जरी में जो स्पाइन की सर्जरी होती है, जिसमें स्पाइन इन्फेक्शन बहुत कॉमन, जी, स्पाइनल कार्ड में, हाँ, स्पाइनल कॉर्ड में, उसमें इसका बहुत यूज़ होता है और उसमें इसका पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। बाकी जो हम लोग बोन ग्राफ्ट बनाते हैं वो स्पाइन में, अगर वो तो लंबी होती है, उसमें ऐसे ऐसे ब्लॉक्स होते हैं C1 C12 करके, उसमें अगर
छेद हो गया या उसमें फ्रैक्चर हो गया तो उसकी फिलिंग के लिए भी ये काम होता है इसका। बीटा टीसीपी करके एक हमारा ग्राफ्ट आता है, वो उसमें यूज़ होता है। और अगर प्लास्टिक सर्जरी की बात करें, प्लास्टिक सर्जरी में डायबिटिक फुट, जो डायबिटिक फुट अल्सर्स के लिए, जी जी, उसके लिए इसका DFU, हाँ, उसके लिए इसका बहुत बड़ा यूसेज होता है इसमें। उसमें कैसे ये काम करेगा? उसमें भी ऐसे बीट बना के उसमें जो अल्सर होता है उसमें डाल देते हैं। हालांकि डायबिटिक्स में क्या होता है कि जो इम्यूनोलॉजिकल रिजुविनेशन होता है, मतलब जो हमारा नेचुरल ग्रोथ होता है, ठीक होने की होती है, वो ख़राब हो जाती है जी। तो वो पूरी तरह से एक तरीके का इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम को डायबिटीज़ बैठा देता है। तो ये क्या करता है कि ये उसको जो घाव हो गया है वो धीरे धीरे करके पूरा का पूरा, अगर डायबिटिक फुट का पैर गलाने लगेगा तो ये उसको सुखाने लगता है कि पैर गलाने की नौबत ना आए, एम्प्यूटेशन या पैर काटने की नौबत ना आए। उसका इसमें सबसे बड़ा रोल है। हमारे इसमें बहुत बड़े यूज़र है बेंगलोर में, इसका बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूट है, वो उसको यूज़ करते हैं अच्छा, काफ़ी अपने डायबिटिक पेशेंट्स में। अच्छा। और अगर डेंटिस्ट्री की में ये कहाँ तक कारगर है? डेंटिस्ट्री में ये इसका जो बोन ग्राफ्ट आते हैं कैल्शियम सल्फेट के और बीटा टीसीपी के, वो फिलिंग्स में काम आता है। जब एक बार दांत उखाड़ दिया गया तो उसको भरने के काम आते हैं। तो क्या इससे दांत भी बनाए? नहीं, दांत नहीं, लेकिन ये उसकी जगह पर रहता है, फिर धीरे 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 करके आपका बोन ग्रोथ उसमें भी नॉर्मल होने लगता है, तो फिर ये गल जाता है। बहुत बढ़िया। और अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर या फिर कोई ऐसी संस्था अगर आपको जानना चाहे या पूछना चाहे तो एड्रेस वगैरह कोई, जिससे कि हमारे द सुधांशु शो के दर्शक भी अगर जानना चाहें तो? हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल है, उसमें हम बहुत एक्टिव रहते हैं पैराडाइम इनोमेट के नाम से, और उसमें हमारे करीब 2,500 के ऊपर फॉलोअर्स भी हैं ऑल ओवर इंडिया से। और हमारी अपनी वेबसाइट है paradigminnomate.com, उसको वहाँ से हमें संपर्क कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इतनी अच्छी और इतनी इनोवेटिव और इतनी बढ़िया जानकारी देख करके मुझे, और इतना सेटअप देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। थैंक यू। और हमें वक्त देने के लिए, द सुधांशु शो के दर्शकों को बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो आज के शो में बस इतना ही। अगली बार हम होंगे बिना इस PPE किट के साथ। तब तक देखते रहिए द सुधांशु शो। नमस्कार।